पल्लव वंश भारत के सुदूर दक्षिण में पल्लव राजवंश का उत्थान हुआ था। राजवंश किस कौन सी साइड में इस वंश की जो स्थापना हुई है, किस दिशा में था? ये था दक्षिण में। दक्षिण में पल्लव राजवंश का स्थापना होती है। सुदूर दक्षिण के इस भाग में तमिल प्रदेश भी पुकारा गया है। इस प्रदेश को किस नाम से पुकारा गया था? दक्षिण की जो दिशा थी, जहां हमारा कौन सा वंश है? पल्लव वंश। पल्लव वंश का जो उत्थान हुआ है वो दक्षिण में हुआ है, और इस दक्षिण को किस भाग या किस नाम से पुकारा जाता था? तो तमिल प्रदेश के नाम से भी पुकारा जाता था। हमारे दो क्वेश्चन यहाँ से बने। पल्लव राजवंश की स्थापना किस क्षेत्र में हुई है? तो दक्षिण में हुई है। इस क्षेत्र को किस नाम से पुकारा जाता है? तो तमिल प्रदेश के नाम से भी पुकारा जाता है पल्लव राजवंश। सातवाहन वंश के पतन के बाद कौन सा वंश पतन होता है? सातवाहन वंश है। उसके पतन होने के बाद दक्षिण पूर्वी भाग पर पल्लव वंश ने अपना अधिकार कर लिया और कांची को अपनी राजधानी बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ से 3 क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बनता है कि जो पल्लव वंश है उनका किस क्षेत्र में अपना स्थापना करता है, इनका उद्भव होता है, इनका उत्थान होता है? तो ये होता है दक्षिण में। पल्लव राजवंश दक्षिण में, साउथ साउथ जो क्षेत्र है इसमें हमारा पल्लव वंश की स्थापना होती है। और इस प्रदेश को किस नाम से पुकारा जाता है? तमिल प्रदेश के नाम से पुकारा जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण के साथ साथ इन्होंने दक्षिण पूर्व पे अपना अधिकार किया। तो दक्षिण पूर्व पे जो अधिकार किया है तो किस वंश के समाप्त होने के बाद इन्होंने अपना राजवंश है दक्षिण पूर्व में जो क्षेत्र है वो बढ़ाया था? तो वो बढ़ाया था सातवाहन वंश के पतन के बाद। इन्होंने दक्षिण पूर्वी भाग पर पल्लव वंश ने अपना अधिकार किया, और इन्होंने अपनी राजधानी, इनकी जो राजधानी है वो किसको बनाया था? वो बनाया था कांची को। कांची को अपना राजधानी बनाया था पल्लव वंश ने। पल्लव वंश के शासकों का ज्ञान हमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक जो है ताम्रपत्रों, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यहाँ से नंबर 4 पांचवा जो क्वेश्चन बनेगा हमारा यहाँ से वो बनेगा कि पल्लव वंश के शासकों का ज्ञान हमें किस भाषा में मिलता है? तो ना, हालांकि केवल संस्कृति में नहीं मिलता, ना ही प्राकृतिक में, किस में मिलता है? हमें इनकी जो जो इनका उल्लेख मिलता है वो मिलता है हमें दोनों भाषा में, प्राकृतिक और संस्कृति दोनों भाषाओं में मिलता है। कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है, जितने भी जो स्टेट एग्ज़ाम या अदर एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि पल्लव वंश के शासकों का ज्ञान हमें किस भाषा में मिलता है? तो प्राकृतिक या सांस्कृतिक? तो हमारा आएगा प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों भाषाओं में हमें ज्ञान मिलता है। इसके साथ साथ किसमें, जो ताम्रपत्र थे उन पे भी इनके वंश के बारे में हमें ज्ञान मिलता है। समुद्रगुप्त का एक प्रयाग प्रशस्ति है। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति कहाँ है? इलाहाबाद। इलाहाबाद जो प्रयाग प्रशस्ति है इसमें इसके समुद्रगुप्त के जो इलाहाबाद में जो प्रयाग प्रशस्ति है इसके राइटर हरिसेन थे। उससे हमें भी क्या इन वंश के बारे में, पल्लव वंश के बारे में हमें ज्ञान मिलता है। पल्लव शासकों की उत्पत्ति का अनुमान तीसरी सदी से किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन बने हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन बना था कि पल्लव राजवंश का उत्थान किस क्षेत्र में हुआ है? तो दक्षिण में हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ से रहेगा कि इस भाग को किस नाम से पुकारा जाता है? तमिल प्रदेश के नाम से भी पुकारा जाता है। तीसरा क्वेश्चन, किस वंश के पतन के होने के बाद इन्होंने दक्षिण पूर्वी भाग पर पल्लव वंश ने अपने अधिकार किया था? वो था सातवाहन वंश के पतन के बाद पल्लव वंश की स्थापना ने दक्षिण पूर्वी पे अपना अधिकार किया। नंबर 4 क्वेश्चन बना, इनकी राजधानी का नाम क्या है? तो वो था कांची, इनकी राजधानी का नाम था। फिर क्वेश्चन बनेगा, पांचवा जो क्वेश्चन बनेगा हमारा, पल्लव वंश के शासकों का ज्ञान हमें किस भाषा में मिलता है? तो वो मिलता है प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक ताम्रपत्रों एवं समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से हमें ज्ञान मिलता है। इसके वंशों के बारे में, इन्होंने किस क्षेत्र में अपना इन्होंने एरिया बढ़ाया, कौन सी जगह इन्होंने युद्ध जीते, ये हमें इन चीज़ों से, इन भाषाओं से, इन जो ताम्रपत्र है, इन प्रयाग प्रशस्ति है, इनसे हमें ज्ञान मिलता है। नंबर 6 क्वेश्चन रहेगा कि पल्लव शासकों की उत्पत्ति का अनुमान किस सदी में है? तो वो है तीसरी सदी से किया जाता है। 6 क्वेश्चन अभी तक हमारे बने हैं, और इन क्वेश्चनों को आप कॉपी में नोट जरूर करें ताकि बाद में रिवीजन आपका
रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम के टाइम। फिर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा शिव शंकर वर्मा है या शिव शंकर वर्मा है, विष्णु गोप आदि इनके आरंभिक शासक थे। तो पल्लव वंश के जो आरंभिक शासक थे, शुरुआती जो शासक थे वो कौन थे? वो थे शिव शंकर वर्मा, विष्णु गोप आदि, ये क्या थे? इनके प्रारंभिक शासक थे। परंतु पल्लव की महानता का काल 6ठी शताब्दी में अंतिम चरण में उनके शासक विष्णु के समय से प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ से हमें क्या नोट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि हमें पता चलता है कि पल्लव शासकों की उत्पत्ति का अनुमान कौन सी सदी से? तीसरी सदी से। कौन सी सदी है? तीसरी शताब्दी से माना जाता है। इसके जो आरंभिक शासक थे वो थे शिव शंकर वर्मा और विष्णु गोप आदि थे। परंतु पल्लव की महानता, जो पल्लव वंश के टाइम जो महानता हुई है, जो सबसे शासक इनमें विकास हुआ है, वृद्धि हुई है पल्लव की, तो उनमें महान जो माना जाता है वो कौन सा टाइम था? 6ठी शताब्दी के अंतिम चरण। 6ठी शताब्दी का जो अंतिम चरण था उनमें शासक हुआ है सिंह विष्णु के समय से प्रारंभ हुआ है। इनके शासक इस प्रकार थे, जो शासक है वो इस प्रकार है। कौन कौन से शासक आए हैं पल्लव वंश के, ये हम अध्ययन करेंगे। तमिल शब्द का मतलब टोंडियर को संस्कृत में पल्लव कहा गया है। तमिल शब्द में जो पल्लव को क्या कहा गया है? संस्कृत। तमिल शब्द टोंडियर को संस्कृत में पल्लव कहा गया है। तमिल शब्द क्या है? टोंडियर है, जिसको संस्कृत में पल्लव कहा गया है। तो पल्लव का दूसरा नाम क्या? टोंडियर है तमिल शब्द में, परंतु संस्कृत में इसे क्या कहा गया? पल्लव कहा गया। इसी से ये वंश पल्लव वंश कहलाया था। तो तमिल को हम पल्लव को तमिल में क्या कहेंगे? टोंडियर कहेंगे। और यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन बने थे, तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन हमारे बने थे। पल्लव राजवंश का उत्थान, सातवां वंश के पतन के बाद, फिर इसमें हमने देखा कि कौन सी शताब्दी से इसकी शुरुआत होती है और कौन सी शताब्दी इसकी पल्लव वंश की जो महानतम है वो कौन सी शताब्दी माना गया है, कौन से इसके शासक हुए थे, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। और अभी जो हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा इनके शासक जो निम्नलिखित किस प्रकार थे। तो पहला जो शासक माना गया है विभिन्न पल्लव शासक, सिंह विष्णु। सिंह विष्णु का जो कार्यकाल कौन सा माना गया है, कब तक माना गया है? वो माना गया 575 से 600 ईस्वी। सिंह विष्णु का जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 575 से 600 ईस्वी के बीच माना गया है। कावेरी से कृष्णा नदी तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। कावेरी से लेकर कृष्णा नदी तक अपने साम्राज्य का विस्तार किसके द्वारा किया गया था? सिंह विष्णु के द्वारा किया गया था। सिंह विष्णु ने साहित्य और कला को संरक्षण दिया था। इनके टाइम में क्या था? साहित्य और कला है, इनके टाइम जानी जाती है। संस्कृत का महान कवि भारवी उसके दरबार में था। तो संस्कृत का जो महान कवि कौन है? भारवी है। किसके दरबार में था? सिंह विष्णु के दरबार में था। और ऐसे पूछा जाए किस भारवी है जो संस्कृत का एक कवि था, किस राजवंश के टाइम था? तो पल्लव वंश के टाइम था। किस टाइम था? पल्लव वंश के समय के दौरान। और किस शासक के समय था? सिंह विष्णु के शासन की काल के दौरान था। तो अभी तक हमारा 9वां क्वेश्चन बनेगा कि सिंह विष्णु का कार्यकाल 575 से 600 ईस्वी। फिर क्वेश्चन बनेगा कि सिंह विष्णु का जो क्षेत्र था वो कहाँ तक विस्तार था इसका? तो वो था कावेरी से लेकर कृष्णा नदी तक। 10वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन बनेगा इसने किसको संरक्षण दिया अपने क्षेत्र में, कौन सी कलाओं का दिया था? वो था साहित्य और कला का। 11वां क्वेश्चन। 12वां पॉइंट हमारा क्या रहेगा या 12वां क्वेश्चन रहेगा संस्कृत का महान कवि भारवी किसके दरबार में था? वो था सिंह विष्णु के। 13वां क्वेश्चन रहेगा यहाँ से महाबलीपुरम नगर कला का केंद्र स्थान बन गया था। तो इस समय जो महाबलीपुरम नगर है, कला का जो कला है आज कला का केंद्र बना था, वो महाबलीपुरम किसके टाइम था? सिंह विष्णु के समय। नंबर 14 जो क्वेश्चन रहेगा, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? सिंह विष्णु ने कौन सी उपाधि धारण की थी?
अवनी सिंह की। तो क्वेश्चन बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि अवनी सिंह की उपाधि किसने धारण की थी। तो अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी सिंह विष्णु। किस राजवंश से संबंधित थे, पल्लव वंश से संबंधित थे। पल्लव वंश से संबंधित रखने वाले सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 15 क्वेश्चन रहेगा, चोलों को पराजित कर चोल मंडलम पर अधिकार किया था उसने, किसने 15 नंबर क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ से, वो रहेगा कि चोलों को पराजित किसने किया था। चोलों को पराजित किया था सिंह विष्णु ने। और किस पराजित करके क्या अधिकार किया था, चोल मंडलम पर अधिकार किसने किया था, वो किया था सिंह विष्णु ने। 15 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन चुके हैं। पहला जो है यहाँ से सिंह विष्णु के बारे में, महान शासक थे, कावेरी श्री कृष्णा नदी तक साम्राज्य का विस्तार किया और कला और साहित्य को संरक्षण दिया। कला का प्रमुख केंद्र क्या था, महाबलीपुरम था उस समय कला का। और संस्कृत के महान कवि भारवी इनके दरबार में थे। और अवनी सिंह की उपाधि इन्होंने धारण की थी पल्लव वंश के राजवंश सिंह विष्णु ने। महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी इनका शासनकाल रहा है। सिंह विष्णु के बाद उसका पुत्र कौन बैठा है, महेंद्र वर्मन शासक बना था। इससे पहले हम जो पिछली क्लास थी उसमें सिंह विष्णु के बारे में हमने अध्ययन किया था। सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे, इनका टाइम क्या था, इनको किस उपाधि के नाम से जाना जाता था, ये हमने डिस्कशन किया। महेंद्र वर्मन 600 से 630 ईस्वी इनका शासनकाल रहा है। और इसके जो महेंद्र वर्मन है वो किसका उत्तराधिकारी था, सिंह विष्णु के बाद जो इनका महेंद्र वर्मन शासक बना है। सिंह विष्णु के पुत्र महेंद्र के समय में पल्लव और चालुक्य का संघर्ष आरंभ हुआ था। तो महेंद्र वर्मन के समय है किनका किनका ये संघर्ष हुआ, युद्ध जारी रहा था महेंद्र वर्मन के समय। तो पल्लव वंश और चालुक्य का संघर्ष आरंभ हुआ था, क्योंकि दोनों ही दक्षिण भारत में अपनी शक्ति के विस्तार के लिए प्रयास थे। तो इनके जो चालुक्य है और पल्लव है इनके बीच आपस में संघर्ष होता है। इस टाइम कौन है राजगद्दी पे, महेंद्र वर्मन प्रथम है। और ये दक्षिण को अपनी सत्ता को हड़पने के लिए दोनों के बीच में संघर्ष होता है। पल्लव ने कदम्बों के साथ मिलकर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की शक्ति के विस्तार को रोकने का प्रयत्न किया था। पल्लव थे किनके साथ मिलके, पल्लव ने किनके साथ, कदम्बों के साथ मिलकर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य शासक कौन है, पुलकेशिन द्वितीय की शक्ति के विस्तार को रोकने का प्रयत्न किया। इस कारण पुलकेशिन ने इस पल्लव राज्य पर आक्रमण किया। और इस आक्रमण से पल्लव राजधानी कांची को सुरक्षा तो हो गई, परंतु पुलकेशिन ने उससे उसके उत्तरी प्रांत वेंगी को छीन लिया था। पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया। पुलकेशिन द्वितीय पर आक्रमण किन किन के, पल्लवों ने कदम्बों के साथ मिलकर किया था। परंतु पुलकेशिन द्वितीय ने जो इनकी राजधानी थी पल्लव की, जो कांची थी, उसको तो सुरक्षा हो गई, परंतु इसको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा। परंतु उसके उत्तरी प्रांत जो वेंगी था उसको छीन लिया पुलकेशिन द्वितीय ने। और अपने भाई विष्णुवर्धन को राज्यपाल नियुक्त किया था। और उसने अपने भाई विष्णुवर्धन को नियुक्त किया, जिससे पूरी चालुक्यों के राज्य की स्थापना की थी, पूरी चालुक्यों के राज्य की स्थापना की थी। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनने हैं, ये क्या क्वेश्चन बन रहे हैं कि महेंद्र वर्मन का टाइम है वो कब से कब तक रहा था, 600 से 630 ईस्वी तक इनका टाइम काल रहा था। फिर हमारा यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि महेंद्र वर्मन है किसके बाद शासक बना था। तो महेंद्र वर्मन जो शासक बना है वो बना सिंह विष्णु के बाद। फिर हमारा क्वेश्चन बनता है कि इनके बीच किनका संघर्ष हुआ, चालुक्य का संघर्ष हुआ। और ये दोनों ही क्या करना चाहते थे, दक्षिण भारत में अपना शासन करना चाहते थे और उसका विस्तार करना चाहते थे, इसलिए इनके बीच में ये युद्ध होता है। पल्लवों ने किनके साथ मिलकर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की शक्ति के विस्तार को रोकने का प्रयास किया था, वो था कदम्बों के साथ मिलकर। परंतु इसके कारण पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव पर आक्रमण किया और किसको अपने प्रांत में लिया, वेंगी को, उत्तरी प्रांत वेंगी को छीन लिया। परंतु इनकी जो राजधानी थी इनकी कांची, इसको कोई नुकसान नहीं हुआ। और फिर इसके बाद कौन आता है, फिर
फिर इसके बाद है विष्णुवर्धन को राज्यपाल का नियुक्त किया और पूरी चालुक्य राज्य की स्थापना की थी। एक नोट है महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में। महेंद्र वर्मन प्रथम किनका प्रेमी था? तो संगीत और ललित कला का प्रेमी, कवि और गायक भी था। कि महेंद्र वर्मन प्रथम था 630 से इनका टाइम माना जाता है, 630 से 600 से 630 इनका टाइम माना जाता है। ये ललित एवं कला का प्रेमी था और कवि और गायक भी था। ग्रंथ लिखे गए इनके संस्कृत में कौन सा? मत विलास प्रहसन। मत विलास प्रहसन प्रहसन जो नामक संस्कृत ग्रंथ में लिखा गया किसके टाइम? महेंद्र वर्मन प्रथम। मंदिरों की स्थापना की गई है कौन सी है? त्रिशनापल्ली, चिकिलपुट और अकाट में बहुत से मंदिरों की स्थापना की है जो पहाड़ी की चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। एक झील का भी निर्माण करवाया गया है। आरंभ में क्या था? जैन था, परंतु बाद में शैव बन गया महेंद्र सिंह वर्मन प्रथम, जिनका टाइम 600 से 630 माना गया है। फिर इसके बाद है नरसिंह वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम आता है। इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन एक महान शासक बना। पहले कौन था? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु के बाद कौन? महेंद्र। महेंद्र के बाद कौन आया? महेंद्र के बाद आया नरसिंह। महेंद्र के बाद आया नरसिंह वर्मन प्रथम। सिंह, महेंद्र और नरसिंह वर्मन प्रथम आया है। और इसके समय भी पल्लव का बदामी के चालुक्य से संघर्ष हुआ। पल्लव का और बदामी के चालुक्य से संघर्ष हुआ। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उसके राज्य पर आक्रमण किया। पुलकेशिन द्वितीय है भाई, दक्षिण में अपना शासन कर रहा है। उन्होंने महेंद्र वर्मन के खिलाफ भी युद्ध किया है, सिंह विष्णु के साथ भी हो रहा था और यहाँ उनके पुत्र महेंद्र वर्मन के पुत्र के साथ भी युद्ध हो रहा है, नरसिंह वर्मन का और पुलकेशिन द्वितीय का। और 642 में उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। नरसिंह वर्मन की राजधानी है, उस पर भी अधिकार किया। इन युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया था। चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को पराजित करने का प्रयास किया। सिंह विष्णु को नरसिंह वर्मन प्रथम के टाइम जो यहाँ दक्षिण में इन्होंने 642 ईस्वी में राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। इन्हीं युद्धों में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। पल्लव ने चालुक्य राज्य के दक्षिण भाग पर भी अधिकार कर लिया। पल्लव ने चालुक्य राज्य के दक्षिण भाग पर भी अधिकार कर लिया था। तो ये बात है किसके टाइम में है? मैं नरसिंह वर्मन प्रथम के कार्यकाल के टाइम की बात है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा हमारा, महेंद्र वर्मन का पुत्र कौन था? नरसिंह वर्मन। और पल्लव को बदामी के चालुक्य से संघर्ष हुआ। पल्लव वंश है और चालुक्य के साथ चालुक्य शासन कौन है? पुलकेशिन द्वितीय। पल्लव शासक कौन है? नरसिंह वर्मन प्रथम है। और 642 में इसकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। इन्हीं युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया और पल्लव ने चालुक्य राज्य के दक्षिण भाग पर भी अधिकार कर लिया था। नरसिंह वर्मन ने चालुक्य की शक्ति को दुर्लभ करके मैसूर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। चालुक्य वंश को 642 में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु होती है। उसके बाद नरसिंह वर्मन ने दुर्लभ करके चालुक्य वंश की शक्ति है उसको तहस नहस करके मैसूर तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। उसके बाद चोल, चेर और पांड्य शासकों को भी हराया था। चोल को भी हराया, चेर को भी हराया और पांड्य शासकों को भी हरा के दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य को अधिक विस्तार किया। नरसिंह वर्मन प्रथम जो महेंद्र वर्मन प्रथम का पुत्र था, नरसिंह वर्मन प्रथम, इन्होंने चोलों को भी हराया, चेरों को भी और पांड्य को और चालुक्य शासकों को हराया भी था। और इसके बाद नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम मामल्लपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया था। जो महाबलीपुरम का जो पुराना नाम था वो क्या था? मामल्लपुरम। और यहाँ पे मंदिरों का निर्माण भी नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। जो मामल्लपुरम के रथ मंदिर कहलाते हैं। महाबलीपुरम है जो अब क्या है, किस नाम से? मामल्लपुरम रथ के मंदिर कहलाते हैं, जिसमें नरसिंह वर्मन प्रथम ने यह मंदिर बनवाया था। और ये चित्र भी है 2.4 में, रथ मंदिर महाबलीपुरम। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने
तिरुचनापल्ली में मंदिर बनवाए। और उसके समय चीनी यात्री हेनसांग कहाँ आया था? कांची में भी आया था। कांची में भी कौन आया था? हेनसांग आया था। किसके टाइम? नरसिंह वर्मन प्रथम के टाइम। और वहाँ का बहुत अच्छा वर्णन भी किया था हेनसांग ने। हेनसांग एक चीनी यात्री था। और ये हेनसांग बात करें चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल की बात थी, परंतु इसके समकालीन भी हर्षवर्धन के साथ साथ कौन है? दक्षिण में जो ये पल्लव चोल वंश है, इनका भी शासनकाल चल रहा है। नरसिंह वर्मन के पुत्र महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 के बीच केवल 2 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद उसका पुत्र परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 95 ईस्वी के शासन पर बैठा था। तो हमने देखा नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में। नरसिंह वर्मन प्रथम किसका उत्तराधिकारी था? महेंद्र वर्मन का। और इन्होंने पुलिकेशिन द्वितीय को हराया और 642 में पुलिकेशिन द्वितीय की मृत्यु होती है। तो उसके साथ ही दक्षिण पर अपना साम्राज्य विस्तार किया नरसिंह वर्मन प्रथम ने। फिर यहाँ मैसूर तक इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया। उसके बाद चोल, चेर और पांड्य को शासकों को भी हराया। फिर मंदिरों का निर्माण किया, जहाँ नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम, मामल्लपुरम, अभी इसे मामल्लापुरम, तिरुचनापल्ली मंदिर, हेनसांग चीनी यात्री भी आता है। और इसके बाद उसका उत्तराधिकारी आता है नरसिंह वर्मन द्वितीय।